हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय दो ध्रुवता का अंत पढ़ेंगे और हम देखेंगे कैसे दो ध्रुवता का अंत हुआ, क्यों सोवियत संघ का पतन हुआ। तो बच्चों, इसके कई कारण हैं। इन कारणों की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि सोवियत प्रणाली क्या थी। बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में शीत युद्ध की राजनीति का प्रादुर्भाव होता है, जिसके फलस्वरूप सोवियत संघ और अमेरिका की विचारधाराओं के बीच टकराव होता है। इसी टकराव के कारण शीत युद्ध की उत्पत्ति होती है। लेकिन 1951 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। शीत युद्ध की समाप्ति के कारण ही दो ध्रुवीय विश्व का अंत हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत संघ की स्थापना 1917 में की गई थी। 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना 1917 में की गई। अर्थात इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे, जो रूसी गणराज्य को 1917 में स्थापित किया। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली क्या थी। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्रमुखता दी थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त करा। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहा जाता। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा, लौह इस्पात, मशीनरी उत्पाद शामिल हैं। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके में भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पीन से लेकर कार तक की सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी जरूरत की चीज़ें जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व तथा भूमि अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। अर्थात निजी संपत्ति के स्थान पर सभी
साधनों का निजीकरण, सभी साधनों का सार्वजनिकरण किया गया था, अर्थात सभी चीज़ें जो है राज्य के नियंत्रण में थे, चाहे वो भूमि हो या कोई अन्य चीज़, सभी पर सार्वजनिक स्वामित्व के अधिकार को स्वीकार किया गया। बहरहाल फिलहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस मिलाकर सोवियत संघ बनाया था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर तो दी, लेकिन इससे उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में जैसे परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक आर्थिक आकांक्षाओं पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी, अंततः ठहर सी गई। इस प्रकार सोवियत प्रणाली एक समाजवादी प्रणाली थी, जिसमें निजी संपत्ति को न स्वीकार करते हुए बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की अवधारणा को स्वीकार किया गया था। यह प्रणाली समता मूलक प्रणाली थी। इसमें राज्य के सभी नागरिकों को समान महत्व दिया गया था। सोवियत संघ के विनाश में कुछ नेताओं का। अब बच्चों हम बात करेंगे कि सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ। सोवियत संघ के पतन में वहाँ के नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें है जोसेफ स्टालिन, जो लेनिन के उत्तराधिकारी बने। इन्होंने विकास को तो किया, लेकिन तानाशाही व्यवस्था अपनाई। इन्होंने औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ाया और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया। दूसरे युद्ध में जीत का श्रेय 1930 के दशक के भयानक आतंक, पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने, तानाशाही के रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। उसके बाद आते हैं 1894 से 1917। निकिता ख्रुश्चेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक 1956 में सुधार लागू किए, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव रखा, हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा मिसाइल संकट में शामिल।
इसके बाद आते हैं गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बाचोव ने पश्चिमी के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी कमियां रहीं जिनका किसी को अंदाज़ा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से के थे। मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त 2 सुधार किए थे, अर्थात खुलापन और छूट की नीति अपनाई, अर्थात सभी को आज़ादी दी कि वे अपनी इच्छा से जो करना चाहें कर सकते हैं। मीडिया को भी अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी, जिससे इनकी नीतियों की काफ़ी कटु आलोचना हुई। जनता खुल के सरकार की आलोचना करने लगी। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। 1991 में तख्तापलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। अब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं रहना चाहते थे। एल्त्सिन ने इस तख्तापलट के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणना ने जहां बोरिस एल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीय नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गए और परिवर्तित सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी के एक अधिकारी मॉस्को से रवाना हुआ और सामूहिक खेती के एक फार्म पर आलू की पैदावार को दर्ज करने के लिए पहुंचा। किसान साथी, इस साल की पैदावार कैसी रही? अधिकारी ने पूछा। ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लग गए, किसान ने बताया। लेकिन ईश्वर तो होता नहीं, अधिकारी ने उनकी बात काटी। तो फिर आलू के पहाड़ भी नहीं होते, किसान ने जवाब दिया। मैं हैरान हूँ, आखिर दुनिया के कितने सारे संजीदा लोगों ने ऐसी व्यवस्था को क्यों सराहा। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ और इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। एक गणराज्य भी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी, उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा
रूस को मिला, उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। बस इतना पढ़ ली तो क्या क्या पढ़ें।